कोई 5 बड़े ममालिक हैं जो इमरान खान से खुश नहीं हैं। जहाँ तक अमेरिका की बात है तो ये बात नहीं थी, बल्कि असल बात ये थी कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी हुकूमत हो उसका काम है कि खारजा पॉलिसी वो कैसे बनाए और कैसे चलाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे एक दो वीडियोस मैंने देखी हैं और बाज़ टेलीविज़न चैनल पर भी तज़किरा हुआ है इस इशू का, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात कर ली जाए, क्योंकि मेरा भी जो है वो गहरी नज़र रहती है सफारती मामलात के ऊपर। और बातें ये सामने आ रही हैं, एक इस पर डिस्कशन हो रही है जी कि कोई 5 बड़े ममालिक हैं जो इमरान खान से खुश नहीं हैं, और अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ जाते हैं तो उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं कि ये महज किसी प्रोपेगंडे का हिस्सा है और इसके पीछे पीडीएम की हुकूमत है या इस्टेब्लिशमेंट है या कोई और है, या अज खुद ये जर्नलिस्ट ये गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में मैं ये बताऊं कि जो मैंने सुना, बाज़ चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है या उनको गलत तज्जिया किया गया है। देखें, इन 5 बड़े ममालिक में अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की, हिंदुस्तान और यूएई भी है। तो मैं बताऊं कि जहां तक अमेरिका की बात है तो अमेरिका का मसला ये है कि अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, और जो कोई अमेरिका के साथ मिलकर चलेगा तो वही अमेरिका के लिए बेहतर होगा, जो बेहतर ताल्लुकात इस्तवार कर रखेगा। और उसमें ताल्लुकात को बेहतर इस्तवार कैसे किया जा सकता है, या तो ये है कि आप मनो अन उनकी बातें मान लें, तो या उनके साथ आप डेलिब्रेशन करके डिस्कशंस करके एक पेज पे आए और अपने और उनके जो मफादात हैं, उनका जॉइंट इंटरेस्ट जो है, आपका कॉमन इंटरेस्ट है, वो तलाश करें। मैं समझता हूँ डिप्लोमेसी यही है कि जहाँ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो पैदा किया जाए, तलाश किया जाए। तो ये बात है। तो जहाँ तक एक दूसरा मामला कहा जा रहा है जी कि सऊदी अरब जो है वो नाराज़ इसलिए हो गया कि उन्होंने जहाज़ में कोई ऐसी बात की जो रिकॉर्ड हो गई और जिससे किंग जो है सऊदी अरब के शाह सलमान जो है वो नाराज़ हो गए। तो मैं बताऊं कि ये बात हकीकत नहीं है, क्योंकि जब इमरान खान ने न्यूयॉर्क में लैंड किया था तो वो 2-3 दिन तो उनका त्यारा यहाँ ही खड़ा रहा। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो त्यारे को फिलफोर पहले ही मंगवा लेते। तो ये बात नहीं थी, बल्कि असल बात ये थी कि इमरान खान ने एक मीटिंग की थी वो मलेशिया के प्रेसिडेंट के साथ और तैयब अर्दगान के साथ। इन 3 लोगों ने मिलके ये फ़ैसला किया था, और ये डिस्कशंस इनकी हुई थी कि जी देखें, जो OIC है, इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस, वो जो है एक्टिव नहीं है और वो सऊदी अरब के कंट्रोल में है, और सऊदी अरब जो है वो वेस्टर्न पावर्स के कंट्रोल में है, और OIC जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें कुछ करना होगा, या कोई नई तंजीम बनाना होगी, या इसको रीऑर्गेनाइज करना होगा। तो इस तरह की डिस्कशंस हुई थी, और उसके लिए उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जिसमें इमरान खान ने भी जाना था, लेकिन बाद में वो नहीं गए। तो जब ये इतला सऊदी अरब को मिली तो फिर सऊदी अरब ने फिर वो नाराज़ हुए कि भाई आप हमारे मुकाबले में कोई और कॉन्फ्रेंस कैसे बना सकते हैं। तो इस पर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया, और इस पर उन्होंने त्यारा अपना वापस मंगवा लिया। और असल बात ये है, वो बात जो रिकॉर्डिंग की है वो बात गलत है। असल बात यह है, और यही बात में हुआ कि जब वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मलेशिया में, तो उसमें इमरान खान नहीं गए, और तुर्की से कहा गया तैयब अर्दगान से कि वो क्यों नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि उनकी मजबूरी थी कि उनके बहुत सारे लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, और उनको ये धमकी दी गई थी कि अगर वो कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो इन सबको वापस कर दिया जाएगा। तो लिहाजा ये मामलात हैं और इनको गलत तौर पर पेश किया जा रहा है। और फिर इमरान खान ने अपने दौर में देखें, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान पार्टी बनने के बजाय ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की। वो करा सके, बेहतर बना सके या नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आइस उन्होंने ज़रूर मेल्ट की थी। जहाँ तक यूएई का मसला है तो यूएई एक तो सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस में है, और दूसरी बात यह है कि
آپ دیکھیں کہ یو اے ای کا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ گوادر اگر ڈیولپ ہو جاتی ہے تو یو اے ای کو فائنینشلی بڑا لاس ہوتا ہے. تو یہ بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں، لیکن اس کو میرا خیال ہے کہ غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر 4 یا 5 ممالک آپ کے مخالف بھی ہوں تو فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، ان ممالک نے نہیں کرنا. اور جہاں تک ڈپلومیسی کی بات ہے، اور ڈپلومیسی میں اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کیسے کرنا ہے، یہ آرٹ تو آپ کے وزیر خارجہ کو آنا چاہیے. اور میں اس چیز کو اکنالج کرتا ہوں کہ عمران خان کے دور میں اندرونی طور پر ملک کے اندر تو کچھ کافی بہتر کام ہوئے جن کے رزلٹ آنا شروع ہوئے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی محاذ پہ ان کو کوئی زیادہ کامیابی نہیں ملی، اور اس سلسلے میں ان کو زیادہ اچیومنٹس نہیں ملی، اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ سارا کچھ شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاتھ میں تھا، اور ان کی کنسنٹریشن اپنے جو ہے وہ کانسٹیچوئنسی میں یا پنجاب میں زیادہ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو بھی حکومت آئے اس کو چاہیے کہ ریٹائرڈ جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے اوپر ایک مشتمل کمیٹی بنائی جائے جو ان کو وقتاً فوقتاً آئیڈیاز دیتی رہے اور اسٹریٹجی وضع کرتی رہے. چونکہ اگر آپ یہ جو ڈپلومیسی ہے یہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پہ چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے کہ فوج والے لوگ تو ان کو تو بالکل پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی خواہشات کے تابع رہ کر آپ کی خارجہ پالیسی بنائیں گے تو اس کا نقصان ہی ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے پالیٹیشنز کے بھی اپنے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کچھ ریٹائرڈ ڈپلومیٹس، کچھ ویٹرن پالیٹیشنز پہ مشتمل کمیٹی ہو، انٹلیکچوئلز ہوں، ان کے ساتھ ڈیلیبریشن ڈسکشنز ہر مہینے کر لی جائیں تو آپ بہت کچھ چیزیں آپ کو جو سمجھ آتی ہیں، اسپیشلی جو انٹرنیشنل ریجنل پالیٹکس، جیو پولیٹیکل سچویشن، بدلتے ہوئے حالات، تو وہ کوئی بھی حکومت ہو اس کو چاہیے کہ وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے بڑی احتیاط کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ قدم بڑھائے. تو یہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے جس کو میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو بھی حکومت ہو اس کا کام ہے کہ خارجہ پالیسی وہ کیسے بنائے اور کیسے چلائے، اور جن ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں ان کو بہتر کرے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لے، اپنے ملک کے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ دوسرے ملکوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ملکوں کے مفادات قربان کر دے اور پھر وہ تعلقات بہتر کر لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بہتری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تعلقات کی بہتری وہی ہے جو میوچل ہو، جس سے ملک اور قوم کا بھی فائدہ ہو. چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے